आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। तो देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है? तो कौन सा राज्य सरकार है? तो ये राज्य सरकार है यूपी। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल को लॉन्च किया है। अब सवाल उठता है कि फैमिली आईडी पोर्टल है क्या? तो मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। तो दोस्तों, फैमिली आईडी पोर्टल की मदद से सरकार उन परिवारों तक हेल्प पहुंचाना चाहती है जो सरकारी योजनाओं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सरकारी योजनाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, इसे लॉन्च किया गया है यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों, इसका जो प्रमुख ऑब्जेक्टिव है, इसका जो उद्देश्य है, उन परिवारों को मुफ्त या फिर सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास क्या नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए पात्र नहीं है। तो उन परिवारों को मुफ्त और सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से जो फैमिली है अपनी आईडी बना सकते हैं और स्कीम्स का, योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सभी परिवारों को यहां पर एक यूनिक आइडेंटिटी प्रदान की जाएगी। इसकी मदद से ट्रैक किया जाएगा किसे ये फायदा मिल रहा है, किसे फायदा नहीं मिल रहा है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने रहा। आईसीसी T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये किस देश में शुरू हो रहा है? इन विच कंट्री आईसीसी T20 वीमेंस वर्ल्ड कप स्टार्टिंग फ्रॉम February 10। तो आईसीसी T20 महिला विश्व कप साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्टार्ट हो रहा है। आज से स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से। इज दैट क्लियर? तो साउथ अफ्रीका याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि आईसीसी T20 महिला विश्व कप का पहली बार किसी अफ्रीका देश में आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के किन किन शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा? तो केप टाउन, एबेका और पर्ल। 26 फरवरी को फाइनल मैच होगा न्यूलैंड स्टेडियम में। फाइनल मैच खेला जाएगा कहां पर? न्यूलैंड स्टेडियम में। दोस्तों, यहाँ पे बात हमने क्रिकेट की है, तो क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो महिला आईपीएल 2023 के लिए अदानी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी 1289 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। महिला आईपीएल भी होने वाला है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हाल ही में नेत्रहीन विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में हुआ है और इस विश्व कप को किसने जीता है? भारत ने जीता है ब्लाइंड वर्ल्ड कप 2022 को। हाल ही में अंडर 19 विश्व कप T20 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। तो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ध्यान से सुनते जाइए। ये जो अंडर 19 विश्व कप है, ये भी महिला अंडर 19 विश्व कप T20 विश्व कप है। क्लियर है? आप सभी देख रहे हैं 10 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूं। ये क्लास आपको दोनों माध्यम में मिलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। 25 से 30 मिनट में आपको क्लास प्रोवाइड की जाती है। 200 से 300 जानकारी हम आपको देते हैं। डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट देते हैं, स्पेशल स्टैटिक जीके देते हैं। करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास है, भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। दोस्तों, एक हमारे स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स पर ये लाइनें लिखी थी, तो मैंने आपकी लाइन को पिक किया है यहाँ पर। तो दोस्तों, आप भी ऊर्जावान पंक्तियां पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। मुझे अच्छी लगेगी तो मैं यहाँ पे जरूर उसे आप सभी के लिए सामने लाऊंगा। जो सफर की शुरुआत करते हैं बस वही मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने की कोशिश तो कीजिए, आप जैसे मुसाफिरों का रास्ता ही तो इंतजार करते हैं। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, यदि आपको बहुत दूर तक जाना है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप पहला कदम चलाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे किया गया जो प्रोग्रेस है वो बहुत मजबूत हो जाता है। थोड़े थोड़े प्रयास से आप जब डेली मेहनत करेंगे, सुबह उठ करके कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आपको सफलता निश्चित ही मिलने वाली है। बिना संघर्ष के कोई महान होता ही नहीं है। और जो सफल हो भी गए हैं उन्हें आज भी मेहनत करनी है। आप समझ पा रहे हैं? आपको जिंदगी भर मेहनत करनी है, चाहे आप असफल हो चाहे आप सफल हो, जो भी हो।
आइए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की मिशन की घोषणा की गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हाल ही में इसकी घोषणा की गई है कि 2047 तक 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म किया जाएगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर ये सिकल सेल एनीमिया है क्या? एनीमिया तो हमने सुना था जब हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो एनीमिया होता है। लेकिन ये सिकल सेल क्या है? तो गौर कीजिए आप, ये नॉर्मल आरबीसी है। आरबीसी का जो शेप होता है ये इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, उभय अवतल जैसा। तो नॉर्मल एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो जब ये नॉर्मल ब्लड सेल होता है ये इस तरीका दिखता है, लेकिन अगर सिकल सेल किसी को हो गया है तो इसका जो आप देखिए चंद्राकार जैसा दिख रहा है, अर्ध चंद्राकार जैसा दिख रहा है। इस प्रकार से बीमारी डेवलप हो जाती है। इसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलते हैं हम इसे? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भारत सरकार सिकल सेल रोग की रोकथाम और इसके मैनेजमेंट के लिए राज्यों के द्वारा किया जा रहा प्रयास में योगदान दे रही है। सिकल सेल एनीमिया कैसी बीमारी है? इसमें जो व्यक्ति का आरबीसी होता है वो क्या हो जाता है? मुड़ जाता है, उसमें ट्विस्ट आ जाता है और चंद्रमा के आकार जैसा दिखने लगता है। शरीर में ऑक्सीजन का जो फ्लो है, ऑक्सीजन जो प्रवाह है, फ्लो है, वो धीमा हो जाता है। देखिए हमारे शरीर के अंदर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है, ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, एक प्लाज्मा होता है, एक होता है कणिकाएं। तो 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, 45% कॉर्पसल्स होता है। और कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती है थ्रोम्बोप्लास्ट या फिर आप उसे कह सकते हैं प्लेटलेट्स। तो आरबीसी जो होता है वो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर उसका काम होता है रोगों से लड़ने का। और ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये हेरिडिटरी डिसीज है, एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर हो सकती है। दोस्तों यहाँ पे हम टारगेट्स की बात करेंगे, भारत के जो अपकमिंग लक्ष्य हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो भारत ने डिसीजन लिया है कि टीबी मुक्त हम बनने वाले हैं, हमें बनना है 2025 तक। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया को खत्म करेंगे 2030 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है 2025 तक। मवेशियों में फुट और माउथ रोग खत्म करने का लक्ष्य है 2025 तक। हम हर घर जल पहुंचाएंगे, स्वच्छ जल पहुंचाएंगे 2024 तक। ये भारत सरकार के लक्ष्य हैं, पूछा जा सकता है। टेस्ट क्रिकेट में दो देशों के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो टेस्ट क्रिकेट में दो देशों के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बने हैं गैरी बैलेंस। क्या नाम है इनका? गैरी बैलेंस। तो आप देख पा रहे हैं ये है गैरी बैलेंस। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने इतिहास रच दिया है। जिम्बाब्वे के लिए अभी खेल रहे हैं गैरी बैलेंस। तो दो देशों के लिए शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला खिलाड़ी कौन है, तो पहला खिलाड़ी है जिसने हिस्ट्री पहले ही बना दिया है, इनका क्या नाम है? तो आप याद रखिएगा यहां पर ये है केपलर वेसल्स। क्या नाम है इनका? केपलर वेसल्स। इनकी बात करें तो पहले इंग्लैंड के लिए भी खेल चुके हैं, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के लिए खेल चुके हैं। प्रेजेंट में जिम्बाब्वे के लिए खेल रहे हैं गैरी बैलेंस। दोस्तों केपलर वेसल्स जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे, तब इन्होंने क्या किया था? दो देशों के लिए शतक जड़ा था टेस्ट क्रिकेट में। ये पहले खिलाड़ी हैं केपलर वेसल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। 108 नम्मा क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च की गई है? 108 नम्मा क्लिनिक को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में मेरे प्यारे साथियों 108 नम्मा क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं ये मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर ही लॉन्च किया गया है। दिल्ली में जिस प्रकार से हर वार्ड पर जगह जगह पर मोहल्ला क्लिनिक दिखती है आपको, ताकि आसपास के लोग अपनी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कराने के लिए प्राथमिक उपचार के लिए यहां पर पहुंच सके।
तो बेंगलुरु में कर्नाटक के सीएम के द्वारा 108 नम्मा क्लिनिक को लॉन्च किया गया है। महालक्ष्मीपुरा वार्ड में स्थापित किया गया है नम्मा क्लिनिक। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? आस पड़ोस के लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक देखभाल प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य। कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। प्रेजेंट में इसके गवर्नर है थावर चंद्र गहलोत। चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई। क्या नाम इनका? बसवराज बोम्मई। आप सभी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करते हैं सर उस राज्य से रिलेटेड राजकीय पशु बताइए, राजकीय वृक्ष बताइए, तो सारा कुछ बता रहा हूं। राजकीय पशु है भारतीय हाथी, इंडियन एलिफेंट। राजकीय पक्षी है भारतीय रोलर। राजकीय वृक्ष है चंदन और प्रमुख लोक नृत्य है कुनीता और यक्षगान। ठीक है दोस्तों, भारत के सभी एग्जाम में जीके और करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में एसएससी ने फैसला किया कि सीजन मेंस में पहले जीएस नहीं आता था, करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता था। इन्होंने डिसीजन लिया और फिर जीएस और करंट अफेयर्स को भी शामिल किया है। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। तो बहुत ध्यान से हर एक पॉइंट को सुनिए और नोट्स जरूर बनाइए। आज की नॉलेज की फैक्ट्री में 32 टोक्यो ओलंपिक 2021 का रिवीजन करने वाले हैं। ये 2020 में होने वाला था लेकिन कोविड की वजह से एक साल इसे टाला गया, 2021 में हुआ। अब दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए हैं उसे हम थोड़ा आपको बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जापान की कैपिटल टोक्यो में। शुभंकर है मिराई तोवा। आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन। उद्घाटन समारोह में भारत के फ्लैग बियरर कौन थे? मैरी कॉम एवं मनप्रीत सिंह। क्लियर है? समापन समारोह में भारत के जो फ्लैग बियरर थे क्लोजिंग सेरेमनी में, ये थे बजरंग पूनिया, पहलवान है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन है? तो इनका नाम है लारेन हबर्ड। ये बात आप याद रखिएगा, लारेन हबर्ड, ये पूछा जा सकता है। भारत के लिए सबसे पहला मेडल किसने अर्जित किया? मीराबाई चानू ने। भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने अर्जित किया? नीरज चोपड़ा ने। सबसे पहला स्थान किस देश का था? अमेरिका का था। अमेरिका ने टोटल 113 मेडल्स प्राप्त किए थे। भारत को 48 प्लेस मिला और भारत ने 7 मेडल प्राप्त किए। सबसे बेस्ट प्रदर्शन था अब तक के ओलंपिक में। 33वां ओलंपिक कहां पर होगा? 2024 का आयोजन पेरिस में होगा। 2028 में इसका आयोजन अमेरिका में होगा, यूएसए में होगा, लॉस एंजलिस में। 2032 में होगा ऑस्ट्रेलिया में और 2036 में प्रस्तावित है कि भारत में हो सकता है, भारत को इसकी मेजबानी मिल सकती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के कारण किस देश में 585 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हो गई है? तो H5N1 बर्ड फ्लू वायरस जो है ये पेरू देश में फैला और जिसकी वजह से समुद्री लायन, इसे सी लायन कहा जाता है। ये देख पा रहे हैं आप, सी लायन मैमल की कैटेगरी में आता है। तो पेरू में H5N1 बर्ड फ्लू वायरस की वजह से 585 समुद्री लायन और 55,000 जंगली पक्षियों की मौत हुई है। मृत पक्षियों में और भी शामिल हैं पेलिकन, पेंगुइन, विभिन्न प्रकार की गल, तो ये सारे इसमें शामिल हैं जिनकी डेथ हुई है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा की, जिसे हम H5N1 बोलते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेबल डिसीज है, कम्युनिकेबल वायरल डिसीज है, बहुत तेजी से स्प्रेड होती है। और ये खासकर बात करें तो किसे प्रभावित करती है? मुर्गियों को, टर्की को, बटेर को। अगर आपने नाम सुना होगा, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं पालतू पक्षी और जंगली पक्षियों को ये प्रभावित करती हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है ये कई प्रकार का होता है। H5N1, S7N9, H9N2, ये सब एक कैटेगरी में रखा जाता है। जो बी और सी के टाइप होते हैं वो मनुष्यों को संक्रमित करते हैं, मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। दोस्तों पेरू की बात आई है तो पेरू की लोकेशन को जरा देखते हैं। तो यहां पर ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है।
तो यहां पर देखिए ये जो रेड मार्क में है ये पेरू है। पेरू की सीमा ब्राजील को भी छू रही है, फिर इधर बोलीविया है और यहाँ पे चिली है। पेरू में, पेरू कंट्री से एंडीज पर्वतमाला भी गुजरती है जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। देखिए पेरू की बात करें तो पेरू की कैपिटल जो है लीमा है। अभी हाल ही में यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं दीना बोलुआर्टे, ठीक है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यूवो सोल। क्या नाम है? न्यूवो सोल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने आ गया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई ये किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? मोंटी देसाई को नेपाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। तो ये है मोंटी देसाई, इन्हें बनाया गया है कोच, ठीक है। तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने मोंटी देसाई के साथ 2 साल का करार किया है और ये 2 साल तक जो होंगे कोच होंगे। इज दैट क्लियर? आईसीसी 2022 के अवार्ड्स का रिवीजन करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। इसे किसने जीता है? बाबर आजम ने जीता है, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बेन स्टोक्स को मिला है, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम बने हैं। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइबर बने हैं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव बने हैं। चलिए, हाल ही में किस देश की सांगवो सोसाइटी भारत में पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है? तो सांगवो सोसाइटी जो है साउथ कोरिया की है और ये भारत में पैदल यात्रा का आयोजन कर रही है। तो यहाँ पर सांगवो सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हैं जो भारत में मार्च करेंगे, पैदल यात्रा करेंगे। तो इसके तहत 108 बौद्ध पैदल चल करके भारत में कितनी दूरी? 1100 किलोमीटर की दूरी ये तय करेंगे। भारत के किन राज्यों में? बिहार, यूपी। ये भारत में बिहार और यूपी राज्यों में इनके विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। 43 डेज तक भारत में रहेंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, दक्षिण कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया का जो आधिकारिक धर्म है वो है बौद्ध धर्म। और जो ये बौद्ध धर्म है ये भारत से ही दक्षिण कोरिया पहुंचा है। और यह पैदल यात्रा जो है एक सिग्नेचर है भारत और दक्षिण कोरिया के बीच में कल्चरल रिलेशन का। इस पैदल यात्रा के माध्यम से भारत और साउथ कोरिया के रिलेशन और मजबूत होंगे, इनके सांस्कृतिक संबंधों में और बढ़ोतरी होगी। दोस्तों यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बौद्ध धर्म की बात आ रही है तो बौद्ध संगीति जो सबसे पहली काउंसिल थी राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व। महाकश्यप अजातशत्रु, यहाँ महाकश्यप जो अध्यक्ष हैं और शासक जो थे अजातशत्रु, उनके समय पर सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व। इसके अध्यक्ष थे शावाकामी और शासक थे उस समय कालाशोक। नेक्स्ट है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 255 बीसी में हुआ था पाटलिपुत्र में। मोगाली पुत्र तिस्स और अशोक जो थे उस समय वहां के राजा थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कहां पर हुआ था? कुंडल वन में हुआ था और ये प्रथम शताब्दी में हुआ है, ईसवी आप फर्स्ट एडी के समय की बात है। और यहां पर कनिष्क जो थे यहाँ के मेन रूलर थे और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या फिर आप अश्वघोष भी बोल सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। साउथ कोरिया की लोकेशन को देखिए तो साउथ कोरिया का मैप है, यहां पर येलो सी है, साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया लगा हुआ है। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। साउथ कोरिया के नीचे ही जापान है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय जैव गठबंधन आईबीए में कौन सा देश शामिल होगा? तो आईबीए में शामिल होगा अमेरिका और ब्राजील। अमेरिका और ब्राजील इसमें शामिल होने वाले हैं। दोस्तों ये आईबीए है क्या? तो आईबीए है इंटरनेशनल बायोफ्यूल एलियंस, अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन। दोस्तों भारत ने 2015 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी फ्रांस के साथ।
इसी तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन की भी शुरुआत भारत करने वाला है और इसमें अमेरिका और ब्राजील भारत का साथ देने के लिए सहमत हो गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इंटरनेशनल बायोफ्यूल एलियंस भारत इसकी शुरुआत कर रहा है और बहुत सारे देश जो हैं भारत का समर्थन कर रहे हैं। जैव ईंधन में अमेरिका नंबर 1 है और ब्राजील दूसरे स्थान पर है। भारत और ब्राजील की बात करें तो बायोडीजल और इथेनॉल के उत्पादन में भारत जो है अग्रणी राज्य, अग्रणी देश है, राज्य कह रहा हूं, इट्स अ कंट्री। दोस्तों यहाँ पे जैव ईंधन की बात करेंगे तो जैव ईंधन कैसे बनता है, तो जो बायोफ्यूल होता है पेड़ों से, फसलों से, गोबर से, इनसे प्राप्त होता है जो ईंधन, उसे हम बोलते हैं जैव ईंधन। ठीक है, ये सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, उसके बाद ये बायोफ्यूल बनता है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसे हम बार बार क्या कर सकते हैं, हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, इसे हम बना सकते हैं। आने वाला समय इन्हीं फ्यूल्स का है। पवन हंस लिमिटेड किस राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा, तो पवन हंस लिमिटेड जो है असम राज्य में 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला है। दोस्तों पवन हंस लिमिटेड को पीएचएल भी कहते हैं, तो पीएचएल जो है 6 राज्यों में 86 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा की इसको अनुमति मिल गई है। अभी शुरुआत में असम राज्य से शुरुआत कर रहा है, 6 मार्गों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करेगा। जो सबसे पहला एडिशन होगा, सबसे पहला फेज होगा डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ मार्ग पर ये चलाया जाएगा। इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेवाओं का ये संचालन ऑपरेशन करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे असम राज्य से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हाल ही में Y20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक असम की गुवाहाटी में की गई है G20 अध्यक्षता के तहत। हाल ही में नीलमणि फूकन जी का निधन हो गया है, जो कि प्रसिद्ध असमिया कवि थे और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। दोस्तों करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने आ गई है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे 2022 से संबंधित। मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 किस देश में हुआ है, तो मालाबार नौसेना अभ्यास जापान में आयोजित किया गया। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने ऋतुराज अवस्थी। यूनेस्को के अनुसार किस वर्ष तक विश्व धरोहर के ग्लेशियर समाप्त हो जाएंगे, 2050 तक। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी की जयंती 553 नंबर की जो जयंती है कब मनाई गई, तो 8 नवंबर को यह मनाई गई थी 2022 में। दोस्तों आपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आपका टेस्ट होने वाला है 10 फरवरी के करंट अफेयर्स का। डीना बोलुआर्टे किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो ये कहां के हैं, पेरू के। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया इस वर्ष, बाबर आजम को। सबसे पहली बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित की गई थी, तो कहां पर की गई थी, राजगृह। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की पहली बैठक ये कहां पर आयोजित हुई थी, तो इसका आयोजन कहां पर हाल ही में हुआ है, गुवाहाटी में। नीलमणि फूकन का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध है असम राज्य से। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो गोल्ड मेडल सबसे पहले किसने जीता था, नीरज चोपड़ा ने। आईसीसी अवार्ड 2022 में T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, सूर्य कुमार यादव जी को। सियोल किस देश की कैपिटल है, तो सियोल राजधानी है साउथ कोरिया की, दक्षिण कोरिया की। थावर चंद्र गहलोत किस राज्य के गवर्नर हैं, तो ये कर्नाटक राज्य के गवर्नर है। भारत को टीवी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर पर पहली बार लैंडिंग और टेक ऑफ किया है, INS विक्रांत पर। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर जोड़े सुबह 6 बजे, ताकि आपका जो एक ग्रुप है, हेल्दी ग्रुप है, सब कोई साथ मिलकर के उठिए, साथ पढ़िए। दुनिया का सबसे पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिल सकता है? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा बना है? तो हमारा भारत देश बना है। कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है? तो यह है जुपिटर। ठीक है, ये क्या है? जुपिटर। सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो पीएम कुसुम योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2027 तक, 2027 तक। ठीक है, 2019 में इसे लॉन्च किया गया था और 2027 तक ये बढ़ाया गया। केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो केनरा बैंक के एमडी सीईओ बने के सत्यनारायण राजू। राफेल वेरेन ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो इनका संबंध फ्रांस देश से है। आर्द्र भूमि बचाओ अभियान, इसे किसने शुरू किया है? भारत के एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने। नाउ यू ब्रीथ, इस पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया राखी कपूर को। किसे? राखी कपूर को। आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है ये किसकी इमेज है, और 5 लाइन आपको लिखना है। बेस्ट जो कमेंट होगा उसे मैं पिक करता हूं डेली, जैसा कि आप जानते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी, जीएस फाउंडेशन कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च किया है, जो 23 जनवरी से शुरू हो चुका है हमारे रूट एप्लीकेशन पर, जहां पर आपको फाउंडेशन से यानी बिल्कुल आरंभ से, बेसिक से पढ़ाया जाएगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। यूज कोड RGCGT टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं, पिटारे पे आते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, राज्यपाल से रिलेटेड आज हमारा जो पिटारा है, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राष्ट्रपति की प्लेजर तक बने रह सकते हैं गवर्नर। गवर्नर को कभी भी राज्य के गवर्नर से हटाया जा सकता है। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष होनी चाहिए सबसे न्यूनतम उम्र। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट टिक कर देते हैं, ये गलत कर देते हैं। जो राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो दिलाता है ओथ ऑफ द ऑफिस टू द गवर्नर। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए? भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरे कर चुके हो, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के सदस्य ना हो, कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करते हो, सभी क्वालिफिकेशन चाहिए। राज्यपाल को इनमें से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राज्यपाल को सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है, जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यपाल इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मेंबर्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, इनकी नियुक्ति वो नहीं करते हैं। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? हाँ या फिर ना? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हाँ। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो एक व्यक्ति को। राज्यपाल अपने राज्य की विधान परिषद, यदि विधानमंडल द्विसदनी है, इनमें से किन क्षेत्रों में संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो ये सारी फील्ड है जिसमें वो नॉमिनेट कर सकते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है? श्री जयप्रकाश, सरोजिनी नायडू, धर्मवीर, जीडी तपासे। तो इसका सही उत्तर है सरोजिनी नायडू जी का ये कथन है।
दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके अच्छे और बुरे दोनों विचार हम तक पहुंचने चाहिए। हम चाहते हैं कि आप अपनी बात जरूर रखें। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाती है। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पे वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ये फैमिली आपकी है और ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम इस फैमिली को और बड़ा बनाते चले, हम अपने ग्रुप को और बड़ा करते चले। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिए, नहीं लगा तो बिल्कुल मत करिएगा, अच्छा लगे तभी शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। अब चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। कल फिर मिलूंगा सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।